नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की श्रृंखला में ही कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग एग्जाम में आए हुए जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उस पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आज के पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का क्या है। आज आपका पहला क्वेश्चन ये है कि वह धनराशि ज्ञात करें जो 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 526 रुपए 38 पैसे हो जाती है, जिस पर पहले वर्ष में ब्याज की दर 3%, दूसरे वर्ष 4% और तीसरे वर्ष 5% है। देखिए, इससे पहले जो हमने क्लास पढ़ा था वहां पर मूलधन दिया गया था और इस प्रकार के क्वेश्चन लगाए थे जब 3 वर्ष की दर अलग अलग थी। तब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमें इस बार मूलधन ना देके हो जाने का मतलब आपको वहां बताया गया था कि जब राशि हो जाती है तो वैल्यू किसकी हो जाती है भाई? मिश्रण की। ये वैल्यू किसकी हो गई है? मिश्रण की। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें दर हर साल अलग अलग रहे तो दो तरीके होते हैं। एक तो कंबाइंड निकाल लिया जाए या दूसरा तरीका आप जो जनसंख्या वृद्धि वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं वो तरीका इसमें लगाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम ये मान चलते प्रिंसिपल आपको गिवन नहीं है। ठीक है, पहले वर्ष 3% की वृद्धि यानी 3 बढ़ गया तो 103/100। ठीक है, अगले वर्ष 4% की वृद्धि 104/100 और इसके अगले वर्ष आपका 5% का वृद्धि हुआ है 105/100। तो मूलधन में जब ये सब चीजें हो जाएंगी तो हमारा बन जाता है मिश्रधन और यहाँ पे मिश्रधन की वैल्यू दी गई है 226.38। बात क्लियर है? यहां से आप P बराबर जब लिखेंगे तो ये बन जाएगा 526.38 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 और बटे में आपका आ जाएगा 103 इंटू 104 इंटू 105। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो सब कुछ कटने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 468। आंसर आपका बनेगा 468। इसको आप करिएगा क्योंकि हमारा काम है आपको समझाना। कैलकुलेशन आप करिएगा। ये आता है 467.9 समथिंग। तो जब 9 के आसपास आ रहा तो वो 468 बन जाता है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। वह धनराशि ज्ञात करें जो 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2893.8 हो जाती है। हमने कहा ना, हो जाने का मतलब आपको क्या दिया गया है? मिश्रधन दिया गया है, जिस पर पहले वर्ष में ब्याज की दर 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष कितनी है? 6%। ठीक है, यहां पे वो तरीका भी लगा कि 4% है तो इसको जब आप भिन्न में भी बदलेंगे तो डाटा थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट वाला तरीका यहां पर लगा लेते हैं। क्या किया जाए? मूलधन आपका कुछ रहा होगा P, 4% पहले मिला तो 104/100, फिर 5% मिला 105/100 और फिर आपका 6% मिला 106/100 और ये बराबर आपके हो गया है 2893.8। क्लियर? यहां से अगर हम लोग P बराबर लिखें तो बन जाएगा 2893.8 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 बटे में आपका आ जाएगा 104, 105, 106। ठीक है, इसको आप हल कर लीजिए। जब आप इसको हल करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2500। आंसर कितना आ जाएगा भाई? 2500। इसका आंसर आप काट पीट लेंगे जब यहां से तो ये नीचे वाले पूरे कट जाते हैं, यहां पे आपका 2500 बचता है। क्लियर? तो आंसर इसका आपका आ गया 2500। सेम वही कॉन्सेप्ट है। ये तरीका कब लगा रहे हैं? अगर यही दर 20 होती, 25 होती, फिर 20 होती तो आसानी से लग जाता, क्योंकि 25% की वैल्यू 1/4 होती, फिर उसको हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर लेते। लेकिन यहां पर जो 6% दिया गया है इसका मतलब होता है 2/50। 6% मतलब क्या बन जाएगा? सॉरी, 3/50। अब 3/50 को जब ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा? 53/50। इसीलिए उससे अच्छा है कि हम लोग यही तरीका यहां पर लगा लें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या लिखा गया। एक आदमी 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपए उधार लेता है और प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1500 का भुगतान करता है। तो अब उसे तीसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि का भुगतान करना होगा जिससे उसका समस्त ऋण अदा हो जाए? ठीक है, ये आपका किस्त वाला नहीं है। एक क्वेश्चन होता है समान किस्त वाला
उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे बाद में। ये ऐसा क्वेश्चन है कि उसने 4,000 रुपए उधार लिए थे और हर साल 1,000 या 1,500 या 300 जैसा भी दे, हर साल वो फिक्स उतना ही देता है। लेकिन वो सोचता है कि तीसरे वर्ष ब्याज खत्म हो जाए तो तीसरे वर्ष में टोटल जितना बचा हुआ है वो दे देगा। तो कैसे लगाया जाएगा? देखो, पहले वर्ष जब उसने उधार लिया तो कितना था? 4,000 था। अब जब वर्ष खत्म होगा तो उस पर 20% क्या मिल जाएगा? ब्याज मिल जाएगा। अब 20% ब्याज मतलब वस्तु 20% बढ़ जाएगी। 20% बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा? 120। या फिर सीधे 20% ब्याज निकालोगे तब भी वही काम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार बता दे रहा हूं, अगली बार से डायरेक्ट लगाएंगे। 20% ब्याज जब बढ़ेगा तो वस्तु की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 120। अब इसको आप हल कर लीजिए। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास रुपए हो जाएंगे 4800 यानी 4800। बात क्लियर है भाई? इसमें कोई दिक्कत है? अब देखिए इसमें क्या किया उसने, यहां से एक साल पूरा होते ही 1500 उसने दे दिए। एक साल पूरा होते ही इसमें से 1500 उसने क्या किया? दे दिया। ठीक है, अब 1500 जब इसमें से दे दिया दोस्त, तो इसके पास बचा कितना? देखो 2 जीरो, ये 2 जीरो बचेंगे ना, 3 और 3, कितना अमाउंट बचा? 3300। अब जब ये दूसरे साल जाएगा तो फिर इस पे 20% आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? जब इसका 20% आप निकालेंगे तो फिर से वैल्यू क्या बनेगी? 120/100। किसका? 3300। ठीक है, 2 जीरो यहां से हट गए, 1 जीरो, 12 3 36 का 6, कैरी आया 3, 36 3 39। फिर से उसने 1500 अदा कर दिया। भाई बात हुई तो ना, हर साल 1500 दे रहा है प्रति वर्ष। देखो यहां पे लिखा है वर्ष के अंत में वह 1500 रुपए का भुगतान करता है, तो उसे तीसरे वर्ष, अब प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष निकल गया ना, अब तीसरा वर्ष जो बचा वो तीसरे वर्ष के अंत में देगा। अब यहां से अमाउंट कितना बच रहा है? देखो 0, 6, 4 और 2। अब इसके पास राशि बच रही है 2460। अब इसे चुकाना है तीसरे वर्ष के अंत में। अब तीसरा वर्ष का जब अंत होगा तो 20% फिर ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब 20% ब्याज इसे फिर से देना है तो इस पर इसका 20% ब्याज लगेगा, तो कीमत हो जाएगी 120/100। जिसको आसान करना हो 20% की वैल्यू भी कर सकता है, 1/5 बढ़ेगा तो 6/5 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 6 5 20 से काट दिया, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 5 से यहां काट दीजिए, 5 चौके 20, 5 9 45, 5 दूने 10। यानी आपका आंसर बन गया 49, 6 दूनी 12 की 2, 6 9 54, 55 की 5 है किसी 52, ठीक, 6 चौक 24, 5 29। आंसर आपका आया 29 52। कितना बन गया? 29 52। अभी धीरे धीरे इसलिए बताऊं कि आपको समझ में आ जाए, फिर हम लोग इसको जब प्रैक्टिस वाला बैच लेके आएंगे तो इन्हीं चीजों को स्पीड में लगाया जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा। एक आदमी 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,000 रुपए उधार लेता है, वो प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 का भुगतान करता है, तो अब से तीसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि का भुगतान करना होगा जिससे उसका समस्त ऋण अदा हो जाए? सेम वही क्वेश्चन है भाई, कैसे करेंगे? 3,000 रुपए उसने उधार लिए शुरुआत में, इस पर क्या % ब्याज बढ़ा? 30%। 30% बढ़ने मतलब 130 हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 3900। बात क्लियर? इसमें से 1000 निकल गए भाई, क्योंकि उसने पहले वर्ष 1000 दे दिया ना, तो अब बचा कितना? 2900। कितना बच गया? 2900। और फिर से इस पे 30% ब्याज मिला, 2900 में फिर से 3% मिलेगा ना। जैसे 30% मिला फिर से वैल्यू कितनी बन जाएगी? 130। अब इसका 130 निकालोगे तो 0, 13 9 117 की 7 आया 11, 13 दूनी 26, और 26 11 कितना होता है? 37। अब यहां से फिर से कितना निकल गया? 1000। अब 1000 निकल गया तो बचा कितना? 2770। यहां से क्या % ब्याज मिलेगा? 30%। अब इसका जब 30% निकालोगे तो फिर से 130 यानी 13 से गुणा करा दो। अब 13 से गुणा करो, 13 सत्ते 91, 1 आया। अब 13 सत्ते 91 और 9, 100 बचा कितना? 9, 13 दूनी 26, 26 9
10 बचा, 13 दूनी 26 और 10 36। आप चाहते तो पूरा हल नहीं करते, सीधा यूनिट प्लेस देख के भी लगा सकते थे। 13 सत्ते 91 इकाई पर एक मिला, तो इकाई पर एक सिर्फ एक में था, तो आप सीधे कर सकते थे 3601। चलो अगला देखो, कह 2708 को ए और बी में इस तरह बांटे कि 6 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा 8 वर्ष के अंत में बी के हिस्से के बराबर हो जाए तथा चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 8% हो। यह क्वेश्चन कुछ उस प्रकार का है जिसमें एक पिता जो है अपने 2 पुत्रों के बीच एक अमाउंट देता है और कहता है पर जब वो 21 वर्ष के हो जाते हैं तो उनको राशियां समान मिलती है। सेम वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। इसको लगाने के लिए आपको सीधे डायरेक्ट ट्रिक बता दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा पावर में चलेगा, तो सीधे आप ध्यान रखना जय परसेंट बढ़ता है, जैसे 8% है ना, 8% मतलब एक फार्मूला पढ़े ना, पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर है, ये तो पढ़े हम लोग, ये पी, तो इसी वाले हिस्से को हम लोग लेके चलते हैं जिसको 1 + r/100 कहते हैं। या फिर सीधे आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे 8% की वैल्यू कितनी होती है, 8% की वैल्यू क्या होगी भाई, 2/25, ठीक है, तो ये बन जाएगा 27/25, क्योंकि 2 बढ़ता है, ब्याज है तो बढ़ेगा। अब ध्यान दो, वर्ष का अंतर देखा जाता है, ये कितने साल के, 6 के लिए, ये कितने के, 8 के, तो कितने साल का अंतर आया, 2, तो जितने का अंतर हो उतने की पावर, बात समझ गए। तो देखो जितने का अंतर उतनी की पावर, तो 27 का स्क्वायर, ये ऐसे लिख लो, 27 × 27 अभी अपने आप कट जाएगा, और 25 × 25 जो निकालना होगा मिल जाएगा, ठीक है, 27 × 27 और 25 × 25। यहां तक कोई दिक्कत है, पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। हम लोग क्या करते हैं, रेट को किसमें बदल दे रहे हैं, भिन्न में। जब रेट भिन्न बन जाएगी, समझना, जब रेट क्या बन जाए, भिन्न बन जाएगी ये, तो ऊपर वाला होता है ब्याज 1 साल के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आगे बढ़ेंगे तो जुड़ जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पावर में चलता है, पीआरटी अपॉन, है ना, एन होता है, टी होता है, तो जितने साल का दोनों के बीच में गैप होता है वही पावर लगा देंगे तो उनकी धनराशियों का अनुपात मिल जाएगा, ठीक है। यहां जैसे 27 का जब वो करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 27 × 27 करेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 729, ठीक है। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। अब दिक्कत ये, किसको हम ए की राशि माने और किस हिस्से को बी की राशि माने, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जिसके लिए समय कम होगा उसका प्रिंसिपल ज्यादा होगा, क्योंकि अगर किसी का प्रिंसिपल जो है कम समय के लिए लगा है और रेट समान है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो अमाउंट या प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो समय किसमें कम है, 6 वर्ष, किसके लिए, ए के लिए, और 8 वर्ष किसके लिए है, बी के लिए। ए का समय कम है, मतलब ये वाली राशि किसकी हो गई, ए की, ये वाली राशि किसकी हो गई, बी की। टोटल अमाउंट आपको दिया गया है 2708, टोटल ऐड कर लीजिए, टोटल अगर हम ऐड कर लें तो 9 5 14, 4 1 5 7 6 13, और ये बराबर किसके हैं, 2708। तो एक की वैल्यू देखो सीधे 2 मिल रही है, 2 बार में कट जाएगा, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो एक हिस्से में कितना आ गया, 2 से गुणा कराओ, एक हिस्से में कितना आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। अब 2 से जब गुणा करा देंगे तो एक हिस्से मिल जाएगा 9 दूनी 18, 4 1 5 और 14, एक हिस्से में 14 58 दिख रहा है, बस एक ही ऑप्शन है, यही आपका सही हो जाएगा। इसको निकालोगे, डबल कर दो, आ जाएगा सीधे 1250। बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन को जब लगाएंगे तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे। इसमें बेसिक था कि आपको समझना है कि चक्रवृद्धि ब्याज में अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको कैसे लगाया जाए। ये साधारण में भी आते हैं और उसको आपको कराया गया है, आप साधारण ब्याज वाली वीडियो देख लीजिएगा। चलो आगे देखें क्या लिखा है, 6100 रुपए को ए बी और ए बी में इस तरह बांटे कि जिसमें 3 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा 5 वर्ष के अंत में बी के हिस्से के बराबर हो, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 20% हो। मैंने कहा दर को चेंज कर दो, 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5, तो ये बन जाएगा 6/5, ठीक, पहले वर्ष में। ईयर गैप कितने साल का है, 2 साल का, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जैसे स्क्वायर करेंगे 6 6 36 50 25, जिसका समय कम उसका मूलधन
ज्यादा। तो समय किसका कम, ए का, तो ये हो गया ए का, ये हो गया बी का। इतनी बात समझ में आ गई। अब टोटल फिर कितना हो गया भाई, 6 5 11, 3 2 5 1 6, और ये बराबर किसके दिया गया है, 6100 के। एक की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 100 के। अगर एक बराबर 100 के है तो ए का हिस्सा कितना हो गया भाई, 3600, और बी का हिस्सा कितना हो गया, 2500। आई होप बात आपको समझ आ रही हो। देखो पहले वाले में थोड़ा समय लगा था, इसमें समय बिल्कुल नहीं लग रहा। अभी और प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ऐसे भी होते रहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो गया, 3600 और 2500। चलो आगे देखिए। एक आदमी रुपए 16,850 को अपने 2 बेटों के बैंक खाते में इस तरह जमा करवाना चाहता है कि जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष और कितनी है भाई, 16 वर्ष। 20 वर्ष की आयु में उनको बराबर 120 वर्ष, देखो कितने वर्ष बाद, 120 वर्ष की आयु में उनको बराबर धनराशि मिले। यदि दर प्रतिशत 33/3% है तो वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना, छोटा बेटा कितने साल का है, 12, बड़ा बेटा कितने साल का है, 16। अब देखो जब 12 से आप 120 साल जाओगे तो ये जो छोटा वाला बेटा मान लो ए है, तो ये टोटल कै साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, 100 साल के लिए। बात समझ रहे हैं, क्योंकि टोटल 120 की आयु में होगा। अब वो इस समय अगर 12 का है तो अगर वो 120 जाएगा तो टोटल कैसा लगेगा, 108। 120 होने के लिए 108 लगेगा। उसी तरह अगर मैं इसको बी मान लू, ठीक है, ये 16 साल के हैं, इनको पहुंचना है 120 साल, तो ये कितने साल चलेंगे भाई, ये इस वैल्यू की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहां से समझ में नहीं आया। अगर मैं डायरेक्ट करूंगा तो समझ नहीं पाएंगे किसको ए माने किसको बी माने। ठीक है, तो छोटा बेटा ए था 12 साल का, जब 120 साल पे पहुंचेगा तो इसके लिए टोटल समय लग जाएगा 108 वर्ष। कितना लग जाएगा, 108 वर्ष। ठीक है, टोटल समय लग जाएगा 108 वर्ष। वहीं अगर बड़ा बेटा बी की बात करें तो 16 साल का था, 120 तक जाने के लिए कितना समय लग जाएगा, 104 वर्ष। अब चलो, अब जो करते थे वही करेंगे। 33 सही 1/3%, इसकी वैल्यू होती है 1/3, मतलब राशि 3 से कितनी बन गई, 4। ठीक, अब ईयर का गैप देखो, ये 104 के, ये 108 के, यानी कितने का अंतर आया, 4 का। ये बन कितना गया, 4 चौक 16, चौके 64, चौके 256, भाई 4 है ना पावर, तो 2 बार में 16, फिर 2 बार में 16, तो बन गया 256। इनका देखो 3 की घात 4 का मान होता है 81। अब बताओ इसमें छोटे वाले बेटे का हिस्सा कौन सा होगा, जिसका समय ज्यादा होगा उसके लिए अमाउंट छोटा होगा, जिसका समय कम होगा उसका अमाउंट ज्यादा होगा। तो देखो इनकी एज पे ध्यान नहीं देना है, समय धन कितने समय के लिए ब्याज पर रहा। तो देखो इनका धन 108 साल के लिए था और इनका धन 104, तो इनका समय छोटा है, इट मींस ये वाली राशि किसकी हो गई, बी की हो गई। इनके लिए समय बड़ा है, मतलब ये राशि ए की हो गई। तो छोटे वाले का जो हिस्सा है वो आपका 81 है। ठीक, बात समझ रहे, क्यों 81 लिया गया, क्योंकि जो छोटा अमाउंट होगा वो ज्यादा सा टाइम पीरियड के लिए ब्याज पे लगा है, और जो बड़ा अमाउंट है वो कम टाइम पीरियड के लिए ब्याज पे लगा है। तो जिसका टाइम पीरियड ज्यादा था, छोटे वाले के लिए टाइम पीरियड ज्यादा मिला, इट मींस उसके लिए अमाउंट क्या था, कम था। यहां से टोटल अमाउंट कितना हो गया, 6 7 8 5 13 2 1 3, और ये बराबर किसके हो गया भाई, 16 8 5 0। अगर आप ध्यान दें तो सीधे इकाई का अंक मैच कराने की कोशिश करें तो 5 बार में कट जाएगा। 5 7 35, 5 3 15, 3 18, 5 3 15 1 16। एक की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी 50। एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 50। इसमें कोई दिक्कत है, जब एक की वैल्यू 50 मिल गई तो इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81 गुणे 50। 50 एकम 50 का 0, 50 अट्ठे 400, तो हो जाएगा 405। ये आंसर हो गया 40 50। आंसर आपका कितना हो गया, 40 50। क्लियर, चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है
कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपए तथा दूसरे वर्ष के अंत में 1410 रुपए अदा करेगा। 1410 रुपए वापस करेगा, यहां पे लिख देना वापस करेगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो राशि का मूल्य क्या है। देखो ये क्वेश्चन किस्त वाले टाइप का ही है, लेकिन वहां पे किस्तें समान थी, यहाँ पे अलग अलग कि पहले वर्ष उसने इतना दिया, अगले वर्ष इतना दिया, तो राशि कितनी ली थी। तो इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, जिस वर्ष की किस्त है उस वर्ष का प्रिंसिपल और मूलधन आपको बना लेना है बस। और आपको पता है चक्रवृद्धि में वो चीज बनाने के लिए हमें किस में बढ़ना होता है, पावर में बढ़ना होता है। जैसे यहाँ पे 5% है तो 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20। अगर मैं पहले वर्ष की बात करूं तो 20 की राशि कितनी बन जाएगी, 21 बन जाएगी। तो दूसरे वर्ष की बात करें तो 400 की राशि कितनी बन जाएगी, 441 बन जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है। अब शायद पहले और दूसरे की ही बात किया है तो बस वही हमको रखना है। देखो प्रथम वर्ष के अंत में कितना अदा कर रहा है, 3150, तो यहां प्रथम वर्ष के अंत में कितना है, 21, तो ये बराबर किसके हो गया, 3150 के। सीधे सीधे अगर आप काटना चाहें तो 15 बार में कट जाएगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी 15 यहां से। अगर यहां 21 का हल किए तो 1 की वैल्यू 15 आई तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 15 दूनी 30, 15 से गुणा कर लो, 3000 हो गए। अगला जो आप राशि अदा कर रहे हो कितने वर्ष बाद कर रहे हैं, 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद 441 होता है, यहां पे कितना दिया गया, 441 के आगे 0 दे दिया। 1 की वैल्यू यहां से कितनी बन जाएगी, 10। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। तो टोटल कितना हो गया भाई, 7000। टोटल कितना हो गया, 7000। यही चीज आपसे पूछी गई थी, जो आपसे पूछा था वो यही था कि टोटल उधार ली गई राशि क्या थी। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिएगा, पहले थोड़ी देर पुश करना वीडियो, उसके बाद लगाना, उसके बाद आप आंसर मैच करिएगा। इससे आपका पता चला है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। जो समझना है तो फिर वीडियो देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इसको देखिए। चल देखो कैसे लगाएंगे इसको। यहां पर क्या कह रहे हैं, रमेश ने कुछ पैसे उधार लिए और पहले वर्ष के अंत में 45-65 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 65-34 के भुगतान द्वारा इसे चुकता करने में सहमत हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपकी है 10%। तो भाई 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। इसका मतलब पहले 10 था तो बन कितना गया, 11। पहले वर्ष की बात हो गई। फिर कहां जाना है, दूसरे वर्ष, यानी कि 100 और 121। अब देखो जब पहले वर्ष के अंत में 11 चुकाना था, लेकिन वो चुका कितना रहा है भाई, 45-65 चुका रहा है। ये 11 से कट जाएगा, 6 4 10 5 5 10, 11 से काट दीजिए, 11 4 44, 1 बचा, 11 1 11, 11 5 55। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 415। तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 41-50। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 41-50। उसी तरह दूसरे वर्ष के अंत में कितना चुकता कर रहा है, 65-34। ये तो कर रहा है। अब चेक करो जरा कटेगा कि नहीं कटेगा, 65-34 चेक करें, 5 4 9 और 6 3 9 कट जाएगा भाई, 5 4 9 और 6 3 9। तो 11 से काट दीजिए, 11 ग्राम 121, फिर 11 से काटो, 11 5 55 बचा 10, 11 9 99, 11 4 44, फिर 11 से कट जाएगा, 11 5 55, 11 4 44। 1 की वैल्यू कितनी मिली, 54। अगर 1 की वैल्यू 54 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5400। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5400। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 05415 यानी 9550 है। कोई ऑप्शन भाई, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत है इसमें। दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। जो आपके आगामी एग्जाम लगे हुए यूपीएसआई की जो भर्ती आने वाली है, और जो आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सीआई का। चलिए आगे देखिए। हाँ, इसमें क्या लिखा है भाई, कोई व्यक्ति एक राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है, 2 वर्ष के अंत में 66-34 रुपए का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में
132 और 00 रुपए का भुगतान किया, तो बताओ उसने कितने रुपए उधार लिए। अब ध्यान दो भाई, 10% था तो इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं, 10 और 11। ये बात हो गई पहले वर्ष की, लेकिन पहले वर्ष उसने कुछ चुकाया नहीं, तो चुकाया कब, दूसरे वर्ष, तो भाई दूसरा वर्ष बना दो। 100 और 121, यहां तक कोई दिक्कत है। और इस समय इसने चुकाया कितने थे, इस समय दूसरे वर्ष उसने चुकाया है, वो चुकाया है 66 34। अब ध्यान देना, 6 3 9 6 4 10 कटेगा नहीं, मतलब ये 11 से नहीं कटेगा। तो यहां पर इसको आप इस वाली इक्वेशन को हल करेंगे तो एक की वैल्यू मिल जाएगी 66 34 बटे 121। अगर एक का मान इतना है तो 100 का मान कितना हो जाएगा भाई, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 66 34 के बाद 2 जीरो बटे में 121। घबराना नहीं, अभी रुके रहो, देखते रहो खाली बस। फिर किस वर्ष के अंत में जाना है, 3, तो 3 वर्ष के जब अंत में जाएंगे आप, तो ये कितना बन जाएगा 1000, ये बन जाएगा 1331, और इस समय हमारी धनराशि हो जाती है 20। ये होती है, ये डाटा कट रहा है, देखो 2 1 3 और 3 से 3 कट जाएगा, इसका मतलब ये कटेगा। तो जब ये कट रहा है तो काट दीजिए, 11 से काटे, यहां पे बचा 121, यहां पे आपका बच जाएगा 12। अब नहीं कटेगा दोस्त 11 से, जब नहीं कटा, देखो यहां से जब 1 की वैल्यू बनाओगे ना, 1 की वैल्यू हो जाएगी 12 के बाद 00 बटे में 121। क्लियर। अब जब ये मिल गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 3 जीरो इसमें बढ़ जाएंगे। जब 3 जीरो बढ़ेंगे तो 1 2 जीरो पहले से थे, 3 और बढ़ गए, यानी 5 जीरो हो गए, बटे में आपका हो गया 121। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम करते क्या है, दोनों को जोड़ते हैं भाई। दोनों क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब देखो जब दोनों को जोड़ना है तो बेस देखो दोनों के सेम है ना, 121 121, ऊपर वाली वैल्यू आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। जब ऊपर वाली जुड़ जाएंगे देखो क्या बनेगा, 2 जीरो कॉमन थे तो 2 जीरो बन गए आपके। क्लियर भाई, 2 जीरो कॉमन थे, 2 जीरो बना दिए गए। अब देखो 4 इससे कट गया तो 4 आ गया, सीधे काट के लगाना, 3 से ये वाला जीरो कट गया, 3 कट गया, 6 से ये वाला कट गया, 6 आ गया, 18 हो गया। बटे में कितना आएगा, 121। बटे में कितना आएगा, 121। यहां तक कोई दिक्कत है। अब देखो ये 11 से कटेगा, 8 3 11 6 4 10 से 11, तो 11 से काट दो, 11 1 11, 7 बचा, 76 हो गया, 11 छक्के 66, 10 बचा, 11 9 99, 1144, बटे में कितना आया, 11 है भाई, ये भी तो कट जाएगा। फिर से 11 से कट जा रहा है, काट दीजिए, काटे, 11 1 11, 5 बचा, 11 5 55, 11 4 44, यानी आपका आंसर आ गया 15400। 15400 ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई भाई। क्वेश्चन ये थोड़ा सा उसी टाइप का है, बस यहां पर जैसे वो 1 वर्ष और 2 वर्ष बाद दे रहा था, यहां पे 2 वर्ष और 3 वर्ष के अंत में दिया। यहां पे दिक्कत सिर्फ यहां पे, क्योंकि ये डाटा कटा नहीं तो आपको काटना नहीं है। 1 का मान बना के 100 का मान निकालो, यहां पर 1 का मान बना के 100 का मान निकालो, फिर दोनों को ऐड करना है। यहां नीचे के बेस सेम थे तो डायरेक्ट ऐड कर लिया, बेस सेम ना होते तो पहले हम बेस सेम बनाते। क्लियर है, वही भिन्न वाला जोड़। एकदम क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है इसमें। चलो आगे देखो, अगला क्या कह रहा है। भुवनेश्वर ने एक स्कूटर इस शर्त पर खरीदा कि वह 12,000 तुरंत और 1680 1 वर्ष बाद और 5290 2 वर्ष के बाद में भुगतान करेगा। यदि भुगतान 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर की जाए तो स्कूटर की कीमत क्या होगी। अब ध्यान देना दोस्त, स्कूटर की कीमत आपको बतानी है, ठीक है। अगर मैं इतना क्वेश्चन यहां से हटा दूं, इस जगह से सिर्फ ये क्वेश्चन आप यहां से बाहर कर दें, इतना हिस्सा, तो जैसा क्वेश्चन अभी आप पहले लगाए थे ना कि पहले वर्ष के अंत में 1680, दूसरे वर्ष के अंत में 592 रुपए अदा कर रहा है, वो 5% की दर से कर रहा है, तो वह कितनी राशि लिया, ये मिल जाएगा कि नहीं। तो आप सेम यही करो, पहले इतने हिस्से को ध्यान में रखते हुए हल किया जाए। तो 20%
5% मतलब क्या होता है 1/20, यानी राशि बनी 20 और 21। इसमें कोई दिक्कत है? एक वर्ष बाद फिर दूसरे वर्ष जाओगे तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441, या फिर इसको लिख सकते हो 21 गुणे 21। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार आपको लिखना है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें सुविधा अनुसार तो भाई इसको आप क्या लिख सकते हो 21 गुणे 21, इससे थोड़ा आसान हो जाता है। अब देखो पहले वर्ष में जब उसने चुकाया तो उसने राशि चुकाई थी 1680, सीधे सीधे देख रहा है 8 का मल्टीपल है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 80 है भाई तो 20 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 1600, 20 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 1600। इतना क्लियर है? आगे देखो दूसरे वर्ष के अंत में वो कर रहा है 441 है, फिर आप देखो 21 गुणे 21 और इसकी वैल्यू कितनी है 52, 92। यहां तक कोई दिक्कत है? अब अगर इसको आप हल करें, हल किया जाए, देखो 21 से काट रहे हैं, 21 दूनी 42, बचा कितना 10, हो गया 109, 21 पंचे 105, बचा 4, 21 दूनी 42। क्लियर? फिर 21 से काट दो, 21 से कन्नम 21, बचा कितना 4, 21 दूनी 42, यानी कितना है 12। तो 1 की वैल्यू कितनी मिल गई 12, 1 की वैल्यू 12 है तो 400 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 12 चौक 4800। इसका मतलब उसको किस्त के द्वारा कितने रुपए अदा करने थे, किस्त के द्वारा उसे अदा करने थे 6400 रुपए। इसमें कोई दिक्कत है भाई? अब ध्यान दो, 6400 किस्त से अदा किया, 12000 तुरंत दे दिया, तो भाई टोटल उसने कितना दिया, मतलब स्कूटर के लिए 12 6 18, 12 6 18,400 की स्कूटर पड़ी भाई, 18,400। क्लियर है दोस्त? इसको आप ध्यान रखना, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे, बस खाली थोड़ा सा अमाउंट उसने उस समय दे दिया, बाकी जो बचा हुआ अमाउंट था वो सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह उसने चुकाया। इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यहां तक और इससे बेहतर अभी और कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।